Welcome to the channel Easy Trick for the computer science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. So that particular tutorial is the next part of the deadlock prevention. It's the Banker algorithm, and that particular Banker algorithm is used for the particular purpose for deadlock detection and avoidance. सो अगर आपको एमसीक्यूज में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेडलॉक अवॉइड करना हो तो कौन सा एल्गोरिथम यूज़ होता है, तो दिस वन इज़ द बेकर एल्गोरिथम। और डेडलॉक डिटेक्शन भी इसी से चेक की जा सकती है। ये हम एक न्यूमेरिकल के थ्रू देखेंगे कि अवॉइड कैसे करते हैं और डिटेक्ट कैसे करते हैं। और जिन्होंने पिछले पार्ट्स नहीं देखे, काइंडली पिछले प्रीवियस पार्ट्स देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक अवेलेबल है फॉर ऑल द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी का, तभी आपको ये बेकर एल्गोरिथम इजीली समझ आ सकता है। सो दिस इज़ द अवॉइडेंस एंड द डिटेक्शन पार्ट ऑफ द डेडलॉक थिंग्स, कि अगर डेडलॉक आ जाए तो उसको रिमूव कैसे करना है और अवॉइड कैसे करना है। ऑलरेडी हम देखते हैं कि जब साइकिल में कोई वेटिंग पार्ट हमें एंट्री कर जाता है सीपीयू शेड्यूलिंग में, तो उसको हम डेडलॉक बोलते हैं। सो अब हम न्यूमेरिकल से इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे इस पार्ट की जो कैपेबिलिटी है उसको अवेलेबल या नीड को पूरा किया जा सकता है। सो दिस इज़ द न्यूमेरिकल पार्ट। न्यूमेरिकल में हमारे पास 5 प्रोसेसेस हैं जिसमें हमें एलोकेशन दी गई है और दिस इज़ द मैक्सिमम नीड ऑफ द सीपीयू यूटिलाइजेशन। और इवेंट अक्रेंस होती है, जिसमें इवेंट अक्रेंस में उन्होंने हमें गिवन फॉर्मूले में प्रोसेस में दिया है कि ए के पास वैल्यू है इस टाइम के ऊपर 10, बी के पास वैल्यू है इस टाइम के ऊपर 5 एंड सी के पास वैल्यू है 7। अब है कि रिसोर्सेज फुलफिलमेंट क्या होती है। रिसोर्स फुलफिलमेंट जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने कोई मेमोरी देनी है या कोई आपने प्रोसेस में उसमें मेमोरी के अलावा या कोई प्रिंटर देना है, कोई स्कैनर देना है, उसके रिसोर्सेज की बात हो रही होती है। अब यहाँ पे जो ए की बात हो रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने कोई सीपीयू देनी है, ठीक है, सीपीयू का कोई मेमोरी पार्ट देना है या इसकी कोई मेमोरी देनी है, जैसे रैम दे दी, रोम दे दी या कैश मेमोरी दे दी। यहाँ पे कोई रिसोर्स देना है, जैसे प्रिंटर दे दिया या स्कैनर दे दिया। ये उसको हम एज एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि इतने सीपीयू हैं, इतनी को जैसे प्रोसेसर्स है उसके, और ये हमारे पास मेमोरी यूटिलाइजेशन है और ये उसके प्रिंटर की यूटिलाइजेशन है। ये 5 प्रोसेसेस है, ये एलोकेशन हुई हुई है और ये उसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नीड है। यहाँ पे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन से ही हम देख रहे हैं कि हमें डेडलॉक प्रिवेंशन और अवॉइडेंस को कैसे निकालना है। देखिए, कोई भी न्यूमेरिकल स्पेस पे अगर दिया गया होगा तो आपको एलोकेशंस दी जाती हैं, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नीडिंग दी जाएगी, ठीक है। गिवन इंस्टांस भी दिए जाएंगे, इसको इंस्टांस बोलते हैं बेसिकली। तो आपको उसमें से फाइंड आउट करना होता है कि डेडलॉक आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर उन्होंने पूछा कि अवॉइड कैसे करना है, तो हम अवेलेबल और रिमेनिंग नीड को प्रूव करेंगे, तो उसका मतलब होता है डेडलॉक अवॉइड करना और उसके बाद हमें एक सीक्वेंस मिलेगा। अगर उन्होंने बोला है कि क्या डेडलॉक डिटेक्ट हो रहा है, तो भी हमें तभी पता लगेगा जब हम ये दोनों नीड्स निकालेंगे, अवेलेबिलिटी और रिमेनिंग नीड्स। अब इसको निकालना कैसे है, दिस इज़ द वेरी सिंपल पार्ट। और अब हम इसको निकालते हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो भी एलोकेशन दी गई है उसका टोटल करना है। टोटलिंग जब आप करोगे तो आपने हमेशा ही उसको वर्टिकली करना है, रो वाइज टोटलिंग नहीं करनी, कॉलम वाइज करनी है, क्योंकि ये कॉलम वाइज दिए गए हैं। तो इसको जब आप टोटल करोगे तो आप खुद ही देख रहे हो कि 3 2 एंड 2 दिस इज़ द 7। एंड इसमें जो यूटिलाइजेशन हुई है वो है 2 और इसमें टोटल यूटिलाइजेशन हुए हैं 5। ये देखिए 7 2 और 5 मीन्स गिवन में से हम कितने यूज़ कर चुके हैं। देखिए, गिवन में से हमने ए में से 7 यूज़ कर लिए हैं और बी में से हमने 2 यूज़ कर लिए हैं और सी में से हमने 5 यूज़ कर लिए हुए हैं, ठीक है। जो एलोकेशन में हम यूज़ कर चुके हैं, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द एज पर द एलोकेशन। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नीड हम स्टार्टिंग पे उसने बोला कि एलोकेशन मुझे ये चाहिए, बट उसके बाद सीपीयू ने ये बोल दिया कि मुझे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नीड में इतना पार्ट चाहिए। आपने पिछला भी अगर वीडियो देखोगे तो उसमें भी आपको दिखाया गया है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नीड कुछ और बन जाती है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नीड में उसने हमसे ए में प्रोसेसेस देखिए 7 यही मांग लिए हैं, 5 3, फिर उसने 3 मांग लिए हैं, देखो 2 मांग लिए हैं, 2 मांग लिए। इतनी तो देखो रिक्वायरमेंट है कि 10 है तो उसने 7 मांगे हैं, नीड पूरी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे उसने बी में से 5 के 5 यही मांग लिए हुए हैं। 3
3 मांगे हैं अगर, तो ये देखो 3 यहाँ मांग लिए तो 10 तो टोटल थे, तो आगे भी मांगता जा रहा है अभी। अब डेडलॉक आ सकता है, डेडलॉक दिखा रहा है कि आ सकता है, क्योंकि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन में ए ने भी ज़्यादा मांग लिया हुआ है और बी ने भी ज़्यादा मांग लिया हुआ है और सी ने भी हमसे ज़्यादा मांग लिया हुआ है। अब हम अवेलेबिलिटी के पार्ट में ये चीज़ चेक करेंगे। कैसे चेक करनी है, आपने सबसे पहले जब चेकिंग स्टार्ट करनी है तो आपने चेक करनी है कि 7 उसने मांग लिए थे, तो रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ कितनी बची। 3 बची ना यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़, ठीक है, ये यहाँ पे आपने लिख देनी है। ए के पास 3 बची हैं वैल्यूज़ टोटल। अब बस सिर्फ हमने यहाँ पे लिखनी है कि टोटल कितनी बचनी है। देखो उसने 2 मांग लिए हैं, 5 वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, तो इसके पास भी कितनी बची, 3 बची हैं अवेलेबिलिटी में। इसके पास 3 हैं, 7 टोटल थी, 5 यूटिलाइजेशन में एलोकेशन में ही एंटर हो चुकी थी, तो ऑटोमेटिकली कितनी वैल्यूज़ बची, 5 इसने यहाँ पे दे दिए हैं और 5 ही इसने वहाँ पे 7 है हमारे, 7 से 5 गए तो बचे 2, मीन्स अवेलेबिलिटी सेशन में अभी हमारे पास सिर्फ 3, 3 एंड 2 है। अब हम रिमेनिंग नीड के ऊपर चलते हैं। अब देखिए रिमेनिंग नीड कैसे निकालनी है। दिस इज़ अ वेरी सिंपल। जब आपने मैक्सिमम नीड से रिमेनिंग नीड में एंटर करना है, तो आपने रिमेनिंग नीड को जब निकालना है तो उसकी वैल्यूज़ को मैक्सिमम नीड माइनस, जैसे ये मैक्सिमम नीड है, दिस इज़ द मैक्सिमम नीड, तो फॉर्मूला क्या है इसको रिमेनिंग को निकालने का, मैक्सिमम नीड माइनस एलोकेशन। एलोकेशन क्या हुई थी उसका पार्ट और मैक्सिमम नीड क्या थी उसका पार्ट, इन दोनों को माइनस करते जाएंगे तो हमें रिमेनिंग नीड 1 बाय 1 जो है वो मिलती जाएगी। अब देखिए रिमेनिंग नीड में से, इस प्रोसेस को बड़े ध्यान से चलाना है, इसी से ही सबसे ज़्यादा गलती होती है स्टूडेंट से। अब डेडलॉक अवॉइडेंस भी हमें मिलेगी, डिटेक्शन भी हमें मिलेगी अगर प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तो। सबसे पहले यूटिलाइजेशन में अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम नीड है 7, फाइन, और हमारी उस पार्ट पे एंट्री पे एलोकेशन क्या थी, 0, इसने कुछ नहीं मांगा था, तो 7 माइनस 0 7। ये P1 प्रोसेस है, P2 P3 P4 P5, फाइन, 7। उसके बाद आपने सेकंड वाले की देखनी है। अब है मैक्सिमम नीड 5, तो एलोकेशन कितनी है 1, 5 माइनस 1 4। मैक्सिमम नीड है हमारी 3, यूजेज कितनी हुई है 0, तो यहाँ पे आ गया 7 4 एंड 3, फाइन। उसके बाद हमने चेक करना है नेक्स्ट वाले का, P2 का प्रोसेस का, ऐसे ही सेम मैक्सिमम नीड माइनस एलोकेशन। मैक्सिमम नीड है 3, एलोकेशन है 2, 3 माइनस 2 1। उसके बाद है मैक्सिमम नीड 2, एलोकेशन हुए 0, 2 माइनस 2 0 सॉरी 2। अगेन सी की जो नीड है वो है 2 लेने की, बट एलोकेशन उसको कोई नहीं हुआ, तो 2 माइनस 0 2। अगेन प्रोसेस 3 के लिए भी देखते हैं। प्रोसेस 3 के लिए मैक्सिमम नीड है 9, एलोकेशन हमने दी है 3 की, 9 माइनस 3 6। यहाँ पे मैक्सिमम नीड ही 0 है, यूटिलाइजेशन भी 0 ही हमारी एलोकेशन में गई हुई है, तो यहाँ पे आ गया 0। आगे 2 ही हमारी नीड है और 2 ही यूज हुआ है, 2 माइनस 2 अगेन 0, ठीक है जी, ऐसे 6 0 0 आ गया। उसके बाद आप देखिए P4 की मैक्सिमम नीड है 4, एलोकेशन है 2, 4 माइनस 2 2। यहाँ पे मैक्सिमम नीड है 2, एलोकेशन है 1, 2 माइनस 1 1। मैक्सिमम नीड है 2, एलोकेशन है 1, 2 माइनस 1 1। P5 का मैक्सिमम नीड 5, यूटिलाइजेशन में जो एलोकेशन है वो है 0, तो 5 माइनस 0 5, 3 माइनस 0 3 एंड 3 माइनस 2 1। ये आ गया है हमारे पास सब रिमेनिंग नीड की। हमारी एलोकेशन होने के बाद नीड जो उसने दी थी, उसके बाद अवेलेबिलिटी भी हमने देख ली है और हम निकाल रहे हैं अब कि डेडलॉक अवॉइडेंस कैसे करनी है। अब देखिए रिमेनिंग नीड निकलेगी तो डेडलॉक अवॉइडेंस आपको 1 बाय 1 पता लगेगा। अब हमने क्या करना है, अवेलेबल हमारे पास ये है और ये रिमेनिंग नीड है। अब हमने 1 बाय 1 चेक करना है, हमेशा आपने ये चेक करना है, कंपैरिजन करना है इन दोनों के बीच में। ये याद रखिएगा, गिवन वाली में नहीं करना, जो आप निकाल रहे हो उसमें से कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन में आपने चेक करना है
कि P1 के जो A प्रोसेस का इवेंट था उसको 3 चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे ये वैल्यू अगर आप देखोगे कंपैरिजन में, तो कंपैरिजन में ये वैल्यू इससे इंक्रीज कर रही है। ये देखो 7, 4 एंड 3 ये तीनों ही इंक्रीज कर रही हैं, तो ये अभी अवॉइड नहीं हो सकता। सेकंड पे चलोगे तो सेकंड पे आप चेक करो, इसको 1 चाहिए प्रोसेस, इसको 2 चाहिए और इसको 2 चाहिए। इसके अकॉर्डिंग टू इसके पास ज़्यादा है प्रोसेस, देखो हाईएस्ट वैल्यू है इसके पास। इट मीन्स कि इस टाइम पे फर्स्ट पार्ट के ऊपर ये P2 को प्रोसेस दे सकता है। ठीक है, इसने P2 को जैसे ही प्रोसेस दे देने हैं तो रिमेनिंग नीड में से हमारा जैसे ही ये बाहर चला जाएगा, क्योंकि इसकी रिमेनिंग नीड पूरी हो गई, इस अवेलेबिलिटी ने फुलफिल करवा दी ना इसकी नीड, तो ये लाइन से बाहर हो जाएगा इस टाइम के ऊपर। ठीक है, अब ये प्रोसेस यहाँ पे नहीं चलेगा और ये सबसे पहले यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा, मीन्स डेडलॉक अवॉइडेंस से ये बाहर आ जाएगा, डिटेक्ट हुआ ही नहीं इस प्रोसेस के ऊपर हमारा डेडलॉक। ठीक है, शेड्यूलिंग भी हो गई, शेड्यूलिंग के हिसाब से भी आ गया, बैंकर एल्गोरिथम यही करता है। और अब क्या है, P2 प्रोसेसेस की जो हमारी एलोकेशन थी वो भी रिलीज होनी शुरू हो जाएगी। रिलीजिंग कैसे होगी, देखिए रिलीजिंग में इसने ये चेक करना है कि कितना उसने यूटिलाइजेशन यूज़ किया था। ठीक है, यूटिलाइजेशन जो उसने यूज़ की थी, यहाँ पे आप देख रहे हो कि उसने यूटिलाइजेशन में जैसे ही एंटर करना है उसने ये चेक करना है कि आपने P2 तो अब टर्मिनेट हो चुका है क्योंकि, और P2 का ये पार्ट भी यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा और यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ जो है वो रिलीज़ होनी शुरू हो जाएंगी। रिलीजिंग बहुत सिंपल है, अगर आप देखोगे तो वैल्यू सबसे पहले जो अब जा रही है हमारी, ये देखो 200 है, तो इसने क्या करना है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन से ये वैल्यूज़ को नहीं लेना, इसने इसमें प्लस करते जाना है, क्योंकि इसमें से अब ये यूटिलाइजेशन अवेलेबिलिटी में से इसने ठीक है यूज़ कर लिया है, ये क्या हो गया, अब इसको आपने कंपैरिजन में लाना है एलोकेशन और अवेलेबल को, क्योंकि ये एलोकेटेड थी, अब ये लाइन से बाहर होने जा रहा है तो इसकी वैल्यूज़ इसी के पास आएंगी ना। तो वैल्यूज़ अगर देखोगे तो इसमें क्या बच रही है 2, ये है 0 और ये भी है 0, और ये आपस में प्लस करोगे तो P2 प्रोसेस आउट हो चुका है वैसे, तो ये तो आउट हो गया ना, तो वैल्यू हमारे पास बच गई 5, और सॉरी 3 एंड 2, हाँ 5 फाइन, 3 और 0 3 एंड 2 और 0 2, मीन्स अब करंट वैल्यू अवेलेबिलिटी की वो हमें क्या दिखाएगा, 5 3 एंड 2। ठीक है, 5 3 एंड 2 यहाँ पे आ जाएगा, और P2 तो लाइन से बाहर निकल ही चुका है, तो प्रोसेस ऑटोमेटिकली अवेलेबिलिटी में हमें दिखाएगा कि अब P3 के पास ऑटोमेटिकली वैल्यू ये P1 के पास ही रहती है, वैसे P3 या P4 के पास जाती नहीं क्योंकि वैल्यू अपडेट हो रही है। अब आपको ये मल्टी थ्रेडिंग का भी काम होता है, जब मल्टी थ्रेड चलता है ना इसमें CPU यूटिलाइजेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो ये यही काम करता है कि अपडेट कर देता है वैल्यू, पुरानी को नहीं के साथ, ये अपडेट हो गई है वैल्यू, और अपडेट वैल्यू में अवेलेबल में हमें 5 3 एंड 2 मिल गया, पिछला पार्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, ये पार्ट भी यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब हम फिर से कंपैरिजन करेंगे 5 3 एंड 2। 5 3 एंड 2 में ये देखो ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू भी छोटी है, नहीं चल सकता। दूसरा ये पार्ट है, ये देखो ये भी बड़ी है, ये नहीं चल सकता। 6 है इसके पास, ये 5 है प्रोसेसेस, नहीं चल सकता। कंपैरिजन में ये छोटी है, देखो वैल्यू 5 से 2 कंपैरिजन करो, छोटा है, 3 1 छोटा है, मीन्स अब P4 चल सकता है सेकेंड पॉइंट पे। ठीक है, P4 एंट्री करेगा अब, क्योंकि इसने 2 1 1 चला लिया है, ये भी लाइन से बाहर हो जाएगा इस टाइम पे क्योंकि ये यूटिलाइजेशन कर चुका है, और इधर से भी P4 की वैल्यू आउट हो जाएगी, CPU से आउट हो जाएगी, और ये सिस्टम प्रोसेसेस में से फ्री हो जाएगा जैसे ये हुआ था। ठीक है, अब ये फ्री होने लगा है 2 1 1, और हमारे पास आ जाएगी 2 1 एंड 1, और वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7 3 एंड 1 4 and 2 and 1 3, 7 4 3 is the updated value as per the CPU scheduling, जिससे हमने नेक्स्ट प्रोसेस चलाना है, पिछली वैल्यू वो डिस्कार्ड करता जाता है। अब बफरिंग को बोलते हो ना कि गार्बेज वैल्यू आ गई, गार्बेज वैल्यू तभी आती है जब आप मेमोरी यूटिलाइजेशन से आप वैल्यू अवॉइड नहीं करवा सकते,
ये गार्बेज नहीं है, ये गार्बेज पड़ा हुआ है, बट अगर आप इनफाइनाइट लूप में कभी प्रोग्रामिंग में एंटर करते हो तो वो गार्बेज वैल्यू यहाँ से रिटर्न करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पास पड़ी हुई है, बट अपडेट कर दिया उसने वैल्यू 743 पे। ये हमने देखा कैसे हुई है। अब 743 ऑटोमेटिकली यहाँ पे अवॉइडेंस में एंटर हो सकता है कि नहीं हो सकता, अब वो देखेंगे हम। तो अब हम देखते हैं कि वैल्यू में जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं वो कंपैरिजन में मैंने बोला कि सेम भी नहीं होनी चाहिए, ये याद रखना, सेम भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप सेम पे चले गए ना तो सेम पे भी ये इश्यूज आ सकते हैं आपके पास। सेम भी नहीं होनी चाहिए वैल्यू। आप बोलोगे कि ये तो छोटी होनी चाहिए, ये बराबर है, बराबर नहीं चल सकती, छोटी होनी चाहिए वैल्यू। ये नहीं चल सकता अभी, आपको लगेगा कि ये चल सकता है बट नहीं चल सकता, क्योंकि 743 सेम वैल्यू है, अवॉइड नहीं हो सकती, डेडलॉक आ जाएगा, क्योंकि सेम वैल्यू डेडलॉक डिटेक्शन पे चली जाती है। तो डिटेक्ट नहीं हुआ अभी, क्योंकि हमारे पास प्रोसेसेस पड़े हुए हैं। प्रोसेसेस में P3 भी पड़ा हुआ है, प्रोसेसेस में P1 भी पड़ा हुआ है, P5 भी पड़ा हुआ है, P2 और P4 तो आउट हो चुके हैं, 3 ही प्रोसेसेस लाइन में लगे हुए हैं। ये वैल्यू फिर से बड़ी है, ये चेक करो P5 छोटी है, यूटिलाइजेशन में 5, 3 एंड 1 तीनों ही छोटी हैं, मतलब P5 अब एंट्री करेगा P4 के बाद, जब रिलीजिंग में एंटर कर जाएगा। तो अब जैसे ही वो एंटर करेगा 5, 3 एंड 1, तो ये यहाँ से वैल्यू आउट हो जाएगी और इधर से भी वैल्यू आउट हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई यहाँ से, क्योंकि ये रिलीज हो चुका है। वैल्यू आ गई 7, 4, 3 एंड 2, 5। अब देखिए, अब बात करते हैं कि अब कौन एंटर करेगा। ये इक्वल है, फाइन, ये इक्वल है, बट ये उससे अवेलेबिलिटी ज़्यादा लेके बैठा है। अब P3 नहीं पहले चल सकता, क्योंकि एक भी छोटा आ गया तो ये पहले चल सकता है। ये 3 कंप्लीट था इसलिए हम नहीं चला सकते, ये बड़ा आ गया। तो अब वैल्यू P1 की ही हमें मिल गई है, 7, 4 और 5 यूटिलाइजेशन में आ गए हैं। अब P1 आउट हो जाएगा, ये प्रोसेस आउट हो गया और ये इधर से भी आउट हो गया। इसकी वैल्यू है हमारे पास 0, 1 एंड 0, और ये आया 7, 4 एंड 1, 5 एंड 5। अब हमारे पास बचा एक ही प्रोसेसर है 600, तो वैल्यूज़ डेफिनेटली उससे बड़ी अवेलेबल हैं, तो इजीली आपका P3 भी चल जाएगा और इधर से P3 आउट हो जाएगा। मींस अब ये रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन में हमने देख लिया कि ये रिलीज़ हो गए हैं, डेडलॉक नहीं आया। CPU शेड्यूलिंग में एल्गोरिथम, बैंकर एल्गोरिथम ने ये सारी डिटेक्शन भी की थी कि आएगा, बट आया नहीं। डिटेक्शन भी हो जाए, अगर ऐसी इक्वल टू आते जाएं, इक्वल आते जाएं, तो आप डिटेक्शन लिख सकते हो प्रोसेस में, और अगर नहीं आए तो आप उसका एक प्रिवेंशन पार्ट देख रहे हो कि कैसे हमें डेडलॉक मिलता है बट हम उसको अवॉइड करते हैं, नहीं लेते इन केस। अब शेड्यूल भी मिल गया है कि ये कैसे चलेगा। देखो, P2 पहले चलेगा, P4, P5, P1 एंड P3। ठीक है, ये है इसकी रिकवरी भी हो सकती है, रिकवरी इजीली हो गई है क्योंकि प्रोसेस ही इतना फास्ट चला है। अब आपको एक असाइनमेंट करनी है, जिस असाइनमेंट में आपको इसके बाद एक शॉर्ट वीडियो आएगी जिसमें आपको वर्डेंस का न्यूमेरिकल मिलेगा, बैंकर्स एल्गोरिथम का, उसको आप एज अ असाइनमेंट वर्क करोगे अपने लिए, तो आपको इजीली ये प्रोसेस समझ आ जाएगा। एंड इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, काइंडली टेल मी इन द comment box. Reply will be given within the 24 hours to all of you. Please see all the videos of the deadlock prevention algorithms, तभी आपको ये पार्ट समझ आ सकता है। Till then, take care. God bless to all of you.